इसमें थोड़ा याद कीजिए, मैं बताया है। पहला पॉइंट, हमारे पाचन संस्थान में पाए जाने वाली अपेंडिक्स इस अवयव का क्या कार्य है? तो इसका उत्तर रहेगा कि हमारे शरीर में जो पाए जाने वाला जो अपेंडिक्स है उसका कुछ भी कार्य नहीं होता है, हमारे लिए निरुपयोगी होता है। दूसरा पूछा गया है, क्या हमें अकल दाढ़ का वास्तव में उपयोग भोजन को चबाकर खाने के लिए होता है? तो नहीं, ये जो अकल दाढ़ है इसका भी हमारे भोजन ग्रहण करने के लिए या चबाकर खाने के लिए कोई भी उपयोग नहीं होता है। तीसरा पॉइंट पूछा है, डायनासोर जैसे महाकाय प्राणी नष्ट क्यों हुए हैं? डायनासोर जैसे महाकाय प्राणी नष्ट हुए उसका कारण यही है कि उनके लिए जो अनुकूलित वातावरण चाहिए था वह उनको नहीं मिला, इसलिए वह प्रजातियां धीरे धीरे नष्ट हो गई। चौथा पॉइंट पूछा गया है, प्राणी तथा पक्षी इनकी अनेक प्रजातियां नष्ट क्यों हो रही है? प्राणी तथा पक्षी इनकी प्रजातियां नष्ट हो रही है, इसका कारण यही है कि उनके लिए जो वातावरण चाहिए है वह उनको नहीं मिल रहा है, इसलिए वह नष्ट हो रही है। यह जो 4 पॉइंट देखे हैं हमने, उसी के आधार पर आगे देख रहे हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है उत्क्रांति। उत्क्रांति अर्थात सजीवों में अत्यंत धीमी गति से होने वाला क्रमिक परिवर्तन है। यह क्या है? धीमी गति से होने वाला क्रमिक परिवर्तन है। यह प्रक्रिया अत्यंत धीमे एवं सजीवों का विकास साध्य करने वाली प्रक्रिया है। धीरे धीरे यह क्या हो रही है? धीमे है, लेकिन फिर भी वह सजीवों का विकास साध्य करती है। अंतरिक्ष के ग्रह तारों से लेकर पृथ्वी पर विद्यमान सजीव सृष्टि में होने वाले परिवर्तन के अनेक चरणों का विचार उत्क्रांति अध्ययन में करना आवश्यक है। आगे, प्राकृतिक चयन की अनुक्रिया के लिए सजीवों के किस एक वर्ग जाति के विशिष्ट लक्षणों में अनेक पीढ़ियों का परिवर्तन होने की जिस प्रक्रिया द्वारा अंत में नई प्रजातियां का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को ही उत्क्रांति कहते हैं। इसी का मतलब यह है कि सजीवों के किसी एक वर्ग के विशिष्ट लक्षणों के अनेक पीढ़ियों का तक परिवर्तन, मतलब थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होते जा रहे हैं और उनमें नई प्रजातियां निर्माण होते जा रही है, उसी को उत्क्रांति का नाम दिया गया है। आगे, करीब करीब 3.5 अरब वर्ष पूर्व 350 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के सजीवों का अस्तित्व नहीं था। प्रारंभ में अत्यंत सरल तत्व रहे होंगे और उनसे जैविक तथा अजैविक प्रकार के सरल यौगिक बने होंगे। जैविक अजैविक, उनसे धीरे धीरे जटिल जैविक यौगिक जैसे प्रथिल और केंद्रक अम्ल निर्मित हुए होंगे। सबसे पहले प्रकृति में जो सजीवों का निर्माण हुआ है वह कैसा हुआ है वही बताएं। ऐसे अलग अलग प्रकार के जैविक और अजैविक पदार्थों के मिश्रण से मूल स्वरूप के प्राचीन कोशिकाओं का निर्माण हुआ है। अभी जो हमको अजैविक उसके साथ जैविक इनका जो स्वरूप है उनका मिश्रण होकर ही फिर प्राचीन कोशिकाओं का निर्माण हुआ है। कोशिका जिससे सजीव बने होते हैं। प्रारंभ में आसपास के रसायनों का भक्षण कर उनकी संख्या में वृद्धि हुई होगी। धीरे धीरे क्या हो गया? रसायन का भक्षण कर उनकी संख्या में वृद्धि हुई, धीरे धीरे उनकी वृद्धि हुई है। कोशिकाओं में थोड़ा बहुत अंतर होगा तथा प्राकृतिक चयन के सिद्धांतानुसार कुछ की अच्छी वृद्धि हुई होगी तो कुछ सजीव आसपास की परिस्थिति के अनुसार समायोजन स्थापित नहीं कर सके, उनका विनाश हुआ होगा। अभी जो सजीव उन्हें जो वातावरण मिल रहा है वह उनके लिए अनुकूलित है तो उनमें वृद्धि हो रही है।
और जिन सजीवों के लिए अनुकूलित वातावरण नहीं है, उनकी वृद्धि न होते हुए वह जातियां उनका विनाश हो गया है। आगे, आज की तारीख में पृथ्वी तल पर वनस्पतियों एवं प्राणियों की करोड़ों प्रजातियां हैं। उनके आकार एवं जटिलता में काफी विविधता है। अभी हमको वनस्पति, प्राणी, इनमें कई सारी प्रजातियां हमको दिखाई देती है। उनके जो वातावरण है उसके अनुसार उनका जो शरीर रचना है यह भी दिखाई देती है। सूक्ष्म एक कोशिकीय अमीबा पैरामीशियम से लेकर महाकाय देव मछली तक उनका विस्तार दिखाई देता है। अभी एक कोशिकीय से कई कोशिका से बना हुआ हमको क्या विस्तार दिखाई देता है। सजीवों में वनस्पति में एक कोशिकीय क्लोरेला की से विस्तीर्ण बड़े बरगद के पेड़ तक अनेक प्रकार की वनस्पतियों की जातियां पृथ्वी पर विद्यमान है। पृथ्वी पर सभी जगह विषुववृत्त रेखा से दोनों ध्रुवों तक सजीवों का अस्तित्व दिखाई देता है। ठीक है, कहाँ से? विषुववृत्त रेखा से दोनों ध्रुवों तक सजीव है, मतलब सारे पृथ्वी पर सजीव हमको दिखाई देते हैं। हवा, पानी, जमीन, पत्थर, इन सभी जगहों पर सजीव है। अति प्राचीन काल से मानव को इस पृथ्वी पर सजीवों का निर्माण कैसे हुआ एवं उनमें इतनी विविधता कहाँ से आई होगी, इस विषय में उत्सुकता है। अभी पहले से ही मानव को ये सजीव का निर्माण कैसे हुआ है, उसमें धीरे धीरे वृद्धि कैसे हुई, उस पर उत्सुकता है। सजीवों का उद्गम और विकास से संबंधित विविध उपपत्ति के सिद्धांत आज तक प्रस्तुत किए गए हैं। उनमें से सजीवों की उत्क्रांति अथवा सजीवों का क्रम विकास, यह सिद्धांत सर्वमान्य हुआ है। आगे यहाँ पर कुछ दिया गया है इंटरनेट मेरा मित्र में। इंटरनेट की सहायता से ग्रह तारों की निर्मित के संदर्भ में होने वाला प्रचंड विस्फोट, उसी को बिग बैंग के सिद्धांत के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त कर अपनी कक्षा में प्रस्तुत करें। आगे बोला है इतिहास के पन्नों से अभी कुछ बताया है, जैसे कि सजीव सृष्टि के निर्मित के विषय में अनेक धर्म गुरुओं ने एवं दार्शनिकों ने अपने अपने विचार लिख कर रखे हैं। भारतीय, चीनी, रोमन, ग्रीक ऐसे सभी संस्कृतियों में सृष्टि के निर्माण के विषय में गहन विचार किया गया है। ग्रह, तारों, पंच महाभूतों, सजीव सृष्टि आदि के विचार में विविध प्रकार की जानकारी उस संस्कृति में काव्य, कथा या ग्रंथ के रूप में लिखी हुई है। आगे बताया गया है उत्क्रांति का सिद्धांत क्या है। अभी उत्क्रांति का सिद्धांत हमने देखा, उत्क्रांति क्या होती है, अभी देखना है उत्क्रांति का सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत अनुसार प्रथम सजीव पदार्थ मतलब जीव द्रव्य पृथ्वी पर समुद्र में निर्माण हुआ। सबसे पहले कहाँ निर्माण हुआ? ये समुद्र में। कालांतर में अनेक वर्षों के बाद इस जीव द्रव्य से एक कोशिकीय सजीव का निर्माण हुआ। फिर क्या हुआ? एक कालांतर के बाद उसमें एक कोशिका का निर्माण हुआ। इस एक कोशिकीय सजीव में क्रमशः परिवर्तन हुआ और उससे अधिक विशाल एवं जटिल सजीव विकसित हुए, मतलब बहु कोशिकीय सजीव का निर्माण हुआ। ये सभी बदलाव धीरे धीरे और क्रमवार हो रहे थे। अभी वह उसके लिए एक कालावधि का समय लगा। इस विकास की समयावधि लगभग 300 करोड़ वर्ष की है। इनको टोटल कितना समय लगा? 300 करोड़ वर्ष की है। सजीवों में बदलाव तथा विकास यह सर्वव्यापी और सभी
अंगों में होता गया तथा इसी से अनेक प्रकार के सजीव अस्तित्व में आए। इसी कारण इस पूरी प्रक्रिया को क्रम विकास अथवा उत्क्रांति कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? क्रम विकास या उत्क्रांति कहते हैं, क्योंकि क्रम से होते गए इसलिए कहते हैं। और उत्क्रांति है मतलब उसमें क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा बदलाव दिखाई देते गए और हमारे सबोताल के वातावरण अनुसार उसमें बदलाव दिखाई गया, इसलिए उसको नाम दिया गया है उत्क्रांति। जो संगठनात्मक उत्क्रांति है, भिन्न रचना तथा कार्य वाले पूर्वजों से वनस्पति तथा प्राणियों का प्रगतिशील विकास ही उत्क्रांति है। मतलब जो भिन्न रचना है, उनके कार्य है पूर्वजों से अनेक जो भी वनस्पति है, प्राणी है, इनका जो प्रगतिशील विकास हुआ है उसी को हम नाम देंगे है उत्क्रांति। हमने यहाँ देखा कि उत्क्रांति क्या है और उत्क्रांति का सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो उत्क्रांति किसे कहते हैं? हमने उत्क्रांति किसे बोला है कि उत्क्रांति मतलब सजीवों में अत्यंत धीमी गति से जो क्रमशः परिवर्तन होता है और यह प्रक्रिया अत्यंत धीमी और सजीवों का विकास साध्य करने वाली प्रक्रिया होती है, वही होती है उत्क्रांति। मतलब धीरे धीरे जो बदलाव होता है वातावरण का, सजीवों पर जो असर होता है और उसमें बदलाव दिखाई देता है, वह हो गया उत्क्रांति। और उसके बाद उसका देखा उत्क्रांति का सिद्धांत, मतलब ये है धीरे धीरे और क्रमवार होने वाला बदलाव, यह हो गया उत्क्रांति का सिद्धांत। और उसी के आधार पर पूरी प्रक्रिया को क्रम विकास अथवा उत्क्रांति का नाम दिया गया है। उसी को संगठनात्मक उत्क्रांति कहते हैं। ठीक है, तो जितना लेसन जो पढ़ाकर जैसा हो रहा है उतना आपको कम से कम 2 बार पढ़ना है। जितना पढ़ाकर हो रहा है वैसा वैसा 2 बार तो भी पढ़ लो और समझ लो। और जो भी आकृति अब तक मैंने बोली है आपको कॉपी में निकालनी है। ठीक है।